Hello students, welcome to Rashmi Singh classes. Today we are going to continue the chapter Ruling the Countryside. Initially we were discussing about the methods of collecting revenue. कौन से system थे collecting revenue के, and permanent settlement we discussed in the previous session. In this session we are going to discuss about the Monroe system and Mahalwari system. So let's start the Monroe system. It is also known as the Rayatwari system. Clear? In the British territories in the south, similar move away from the idea of permanent settlement, and this settlement is known as Rayatwari settlement. क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट जो था वो सक्सेसफुली काम नहीं कर रहा था, तो इसलिए साउथ में उस आइडिया से अलग हटके दूसरा एक सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया जिसको कहा गया रैयतवारी सेटलमेंट. दिस वॉज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल. पहले इसको थोड़ी सी जगह में, मतलब कुछ एरिया में ही इम्प्लीमेंट किया गया. कौन सा एरिया था? ऑफ द एरियाज टेकन ओवर बाय द कंपनी आफ्टर द वॉर्स विद टीपू सुल्तान. टीपू सुल्तान को हराने के बाद उस एरिया में सबसे पहले ये सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया एंड सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो इन 1820. 1820 में इसको अच्छी तरह डेवलप किया थॉमस मुनरो ने 1820 में एंड एक्सटेंडेड ऑल ओवर साउथ इंडिया. और उसके बाद पूरे साउथ इंडिया में रैयतवारी सेटलमेंट इम्प्लीमेंट किया गया. ठीक है, पहले थोड़े से एरिया में इसको इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद पूरे साउथ इंडिया में रैयतवारी सेटलमेंट जो था वो इम्प्लीमेंट किया गया. देयर वॉज नो ट्रेडिशनल ज़मींदास इन सदर्न इंडिया. जब यहाँ पे ज़मींदास को राइट दिया गया था टू कलेक्ट द रेवेन्यू, और जब ब्रिटिश साउथ में मूव किया ब्रिटिशर्स ने, तो वहाँ पे देखा ज़मींदास हैं नहीं. वहाँ पे ज़मींदास वहाँ नहीं थे, ट्रेडिशनल ज़मींदास. सो द सेटलमेंट वॉज मेड डायरेक्टली विद द रैयट्स. तो जो सेटलमेंट था, क्योंकि जब ज़मींदास नहीं थे तो किसको राइट दिया जाता, तो डायरेक्ट रैयट्स. रैयट्स मीन्स द कल्टिवेटर्स, फार्मर्स, पीजेंट्स, उनके साथ डायरेक्ट सेटलमेंट किया गया. ठीक है, एज दे वुड हैव डायरेक्ट रिलेशन विद द गवर्नमेंट. इससे जो कल्टिवेटर्स थे उनका एक डायरेक्ट रिलेशन हो गया विद द गवर्नमेंट. देयर वुड बी नो मिडिल मैन, और बीच में कोई मिडिल मैन नहीं था. जैसे परमानेंट सेटलमेंट में ज़मींदार थे, वो बीच में मिडिल मैन का काम करते थे. यहाँ पे कोई मिडिल मैन नहीं था. डायरेक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो सेटलमेंट हुआ इन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड रैयट्स, देयर वुड बी नो मिडिल मैन. Their fields had to be carefully and separately surveyed before the revenue was made. और उन सब के जो फील्ड्स थे उनको प्रॉपरली एसेस किया गया. फर्टिलिटी कितनी है, क्या है, सब चीज़ देखते हुए सर्वे करने के बाद उन पे इम्प्लीमेंट किया गया टैक्स कितना वो देंगे. समझ में आया? तो दिस इज़ नोन एज द मुनरो सिस्टम और रैयतवारी सेटलमेंट. क्लियर? इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? क्योंकि ब्रिटिशर्स तो ये सोच के बैठे थे क्योंकि हम डायरेक्टली रैयट्स के साथ सेटलमेंट कर रहे हैं तो उनको जो प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं और कोई मिडिल मैन नहीं है उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए. तो ये 100% प्रॉस्पेरिटी लाएगा पीजेंट्स में. लेकिन इम्पैक्ट क्या हुआ? रैयट्स वर एक्सप्लॉइटेड इन दिस सिस्टम ऑल्सो. जो कल्टिवेटर्स थे इस सिस्टम में भी उनको एक्सप्लॉइट किया गया. क्यों? बिकॉज दे फिक्स द लैंड रेवेन्यू एट वेरी हाई रेट. क्योंकि जो ब्रिटिश ने रेवेन्यू फिक्स किया, बहुत हाई रेट पे रेवेन्यू फिक्स किया. दे वर ऑफन फोर्स टू टेक लोन, और जब वो रेवेन्यू नहीं चुका पाते थे तो वो मनी लेंडर्स से लोन लेते थे. और जब लोन भी नहीं चुका पाते थे मनी लेंडर्स को, तो दे वर इविक्टेड फ्रॉम देयर लैंड, और उनको उनकी लैंड से हटा दिया जाता था. उनको बॉन्डेड लेबर्स की तरह काम करना पड़ता था अपनी ही ज़मीन में.
ठीक है। एंड मैनी पीजेंट्स फ्ली टू द कंट्री साइड एंड विलेजेस बिकेम डिजर्टेड। तो इस वजह से बहुत सारे जो पीजेंट्स और फार्मर्स थे वो छोड़ छोड़ के जाने लगे, और जो विलेजेस थे दे बिकेम डिजर्टेड एरिया। तो ये वाला जो मुनरो सिस्टम था ये भी बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा। क्लियर। नाउ कम टू द महलवारी सिस्टम। Mahalwari system was introduced by Holt Mackenzie in 1822 in northwestern provinces of Bengal Presidency. Bengal Presidency की northwestern provinces में Holt Mackenzie ने महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया in 1822 and this system was revised by लॉर्ड बेंटिक्ट इन 1833। 1833 में इसको दोबारा रिवाइज किया गया। नाउ इन दिस सिस्टम सेटलमेंट वाज मेड अ ग्रुप ऑफ विलेजेस एंड दिस ग्रुप ऑफ विलेजेस इज नोन एज महल। जैसे ये ग्रुप ऑफ विलेजेस है और ये पूरे ग्रुप ऑफ विलेजेस को मिला के एक महल बना दिया। ये छोटे छोटे विलेजेस हो गए और सबको मिला के एक जो ग्रुप बनाया, उस पूरे ग्रुप का नाम रखा गया महल। एंड कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज। जो कलेक्टर्स थे, जो रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले थे, वो गांव गांव गए, इंस्पेक्टिंग द लैंड, मेजरिंग एंड एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट। हर प्लॉट को एसेस किया, सर्वे किया और एस्टिमेट लगाया कि उस लैंड से हमें कितना रेवेन्यू मिलना चाहिए ईच प्लॉट से। हर प्लॉट से जो भी गांव उस महल में है वहाँ से हमें कितना रेवेन्यू मिलना चाहिए। एंड एडेड अप एंड कैलकुलेटेड द रेवेन्यू। हर महल का पूरा रेवेन्यू कैलकुलेट किया और ये कहा कि इस एरिया से या इस महल से हमें इतना रेवेन्यू मिलना चाहिए। The charge of collecting revenue was given to the village headman। और जो विलेज हेडमैन था उसको चार्ज दिया गया टू कलेक्ट द रेवेन्यू। मीन्स विलेज हेडमैन का चार्ज था यहाँ सबसे कलेक्ट करना और उतना रेवेन्यू कंपनी को पे करना। इसमें एक फ़ायदा क्या था, सपोज़ किसी वजह से यहाँ लोगों को रेवेन्यू नहीं दे पाए किसी वजह से, तो ये सब मिलके उस रेवेन्यू को पूरा करके ब्रिटिश को दे दिया करते थे। तो ब्रिटिशर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि पीजेंट्स को क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो रेवेन्यू पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि कलेक्टिवली द रेवेन्यू इज कलेक्टेड बाय द विलेज हेडमैन और वो दे देता था कंपनी वालों को। क्लियर। लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स थे। उन्होंने तो ये सोचा था कि ये जो कंपनी जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है हमको इजीली मिलता रहेगा और किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हर जगह जाके हमने प्रॉपरली एसेस करके रेवेन्यू इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन इम्पैक्ट क्या हुआ, बिग एंड पावरफुल जमींदार्स डोमिनेटेड एंड एक्सप्लॉयटेड द स्मॉल एंड पुअर पीजेंट्स। जो बड़े जो पीजेंट्स थे वो एक्सप्लॉयट करने लग गए छोटे पीजेंट्स को। तो जो छोटे फार्मर्स थे वो एक्सप्लॉयट होने लग गए इन दिस सिस्टम। स्मॉल फार्मर्स वर डिप्राइव्ड ऑफ द ओनरशिप ऑफ देयर लैंड। उनको अपनी लैंड के ओनरशिप से डिप्राइव कर दिया गया, क्योंकि वो रेवेन्यू पे नहीं कर रहे हैं। तो बिग फार्मर्स उनका रेवेन्यू पे करते थे और उनकी लैंड के जो ओनरशिप के जो कागज़ होते थे वो अपने नाम करवा लिया करते थे। ठीक है। अब ये तो उसका इम्पैक्ट। लेकिन ब्रिटिश क्या सोचते थे, रिच ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल्स हैड इमेजिन्ड that the new system would transform the peasants into rich enterprising farmers, but this did not happen। जो रिच ऑप्टिमिस्टिक ऑफिसर्स थे वो ये सोचते थे कि जो नया सिस्टम है ये पीजेंट्स को ट्रांसफॉर्म कर देगा, मतलब जो गरीब लोग हैं वो अमीर बन जाएंगे या रिच एंटरप्राइजिंग फार्मर्स बन जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये जो तीनों सिस्टम थे, परमानेंट सेटलमेंट, मुनरो सिस्टम या रैयतवारी सेटलमेंट एंड महलवारी सेटलमेंट, वो सक्सेसफुल नहीं हुए। इसका रीज़न एक यही था
हाई रेट ऑफ रेवेन्यू। क्लियर? आई होप तीनों सिस्टम आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें बेटा एक चीज़ और थी, परमानेंट सेटलमेंट में रेवेन्यू वॉज फिक्स, लेकिन यहाँ पे पीरियोडिकली रेवेन्यू वो बढ़ा सकते थे ब्रिटिशर्स। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा आपको तीनों सेटलमेंट रेवेन्यू कलेक्शन के। और अगर समझ में आ गया है बेटा तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल and don't forget to press the bell icon. Thank you.